जब मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया तो उसी टाइम मैंने बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी के बारे में, मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम केवल घरेलू अर्थव्यवस्था की बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, हमें जो है देश का विदेशों के साथ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में भी पढ़ना है। तो देखिए, हर कोई देश अपने आप में हर चीज़ को पूरा नहीं कर सकता। हम अपनी ज़रूरतों को अपने देश के अंदर उत्पादन करके पूरा नहीं कर सकते, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों की ज़रूरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर एक चीज़ को हम अपने आप पे पूरा नहीं कर पाते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विदेशों पर डिपेंड होना पड़ेगा। हमारे पास जो ज़्यादा है हम विदेशों को भेजते हैं, और हमारे पास जो नहीं है वो विदेशों से खरीदते हैं। उसको बोलते हैं आयात और निर्यात करना। तो यहाँ पर अगर हमने किसी देश के साथ से कुछ इंपोर्ट किया है तो जाहिर सी बात है उनको पेमेंट भी करना है। अगर मान लो आपने अमेरिका से कुछ खरीदा है तो अमेरिका को पेमेंट करने के लिए क्या वो रुपए में पैसा दोगे? नहीं, अमेरिका कहती है कि हमें हमारी कंट्री में यानी कि डॉलर में पैसे चाहिए, तो हमें डॉलर में। लेकिन हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, रुपए चल रहा है। तो बात यह है कि हमारी कंट्री की रुपए और उनकी कंट्री के डॉलर के बीच में जो पेमेंट होगा कैसे होगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि एक कंट्री को अपनी कंट्री की वैल्यू को दूसरी कंट्री के साथ इंटरचेंज करना पड़ता है, और जिस दर पर ये होता है उसको विदेशी विनिमय दर कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हमें यही पढ़ना है कि विदेशी विनिमय दर क्या होता है, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट और शॉर्ट में बोलते हैं फॉरेक्स रेट। ठीक है, ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का 27वां दिन है और हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 6 में खुली अर्थव्यवस्था। और इसके अंतर्गत 2 पॉइंट है, एक है विदेशी विनिमय दर और दूसरा है हमारा भुगतान संतुलन, और इस सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा पहला वीडियो जो बना है वो है विदेशी विनिमय दर पर। तो हमें समझना है कि ये है क्या। जैसा कि मैंने अभी कहा, अगर आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, तो ऐसे में आप एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं। तो अगर आप इस विश्व की परिपटल में रह रहे हैं तो आपको विभिन्न देशों से, मतलब आप यूएसए अमेरिका से, आप यूके से, आप जो है जापान से, अलग अलग देशों से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सामान खरीदोगे और आपके पास जो है उनको बेचोगे। तो एक देश का दूसरे देश के साथ जो भी व्यापार होता है, जो भी लेन देन होता है, उसको हमें पेमेंट करना पड़ता है या पेमेंट एक्सेप्ट करना पड़ता है। या तो पेमेंट करेंगे या पेमेंट आएगा। अगर हम निर्यात कर रहे हैं तो हमारे पास पैसे आएंगे, और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसे जाएंगे। तो जो पैसे आना और जाना है वो डिपेंड करता है एक फिक्स रेट पर, जो कि किसी 2 कंट्री के बीच में तय होता है। हर कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ किए जाने वाले व्यापार का जो रेट होता है वो अलग होता है। जैसे अमेरिका के साथ हमारा अलग एक्सचेंज रेट होगा, जापान के साथ अलग है, ठीक है, और इंग्लैंड के साथ अलग है, रसिया के साथ अलग है, चाइना के साथ अलग है। तो एक्सचेंज रेट 2 देशों के आपसी विनिमय के आधार पर तय होता है। कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा विदेशी विनिमय दर का अर्थ क्या है। जिस दर पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ विनिमय किया जाता है, उस दर को विदेशी विनिमय दर के नाम से जानते हैं। अगर हम इंडिया के रुपए को अमेरिका के डॉलर के साथ एक्सचेंज करना है तो जिस रेट पर एक्सचेंज करेंगे उस रेट को फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि विदेशी विनिमय दर के नाम से जानते हैं। क्राउथर ने कहा है कि विदेशी विनिमय दर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा की मिलने वाली इकाइयों का मान है। हम मानेंगे अगर हम अमेरिका से कुछ खरीद रहे हैं तो अमेरिका को डॉलर में पेमेंट करेंगे, तो आज वर्तमान में $1 के बदले में हमें कितने रुपए देना पड़ेगा, 83.33 समथिंग के आसपास। तो ये है अमेरिका के साथ हमारा एक्सचेंज रेट। वहीं अगर जापान के साथ बात करते हैं तो यहाँ पर एक जापानी येन के बदले में हमें देना पड़ता है 0.6 इंडियन रुपीज़। मतलब यहाँ पर हमारी इंडिया की करेंसी मजबूत है जापान की करेंसी में। अब बात ये होता है 2 कंट्री के आपसी व्यापार के, ठीक है। हम अमेरिका से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, अमेरिका को कम एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए अमेरिका की वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की डॉलर मजबूत है। जापान को हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, इसलिए जापान की कंपेरिजन में हमारी कंट्री की करेंसी मजबूत है, ठीक है। ये अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पर ये बात ये है कि अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दरें होती क्या है। विनिमय दर समझ में आ गया कि एक देश की मुद्रा को किसी दूसरे देश की मुद्रा के साथ जिस रेट पर एक्सचेंज करेंगे वो है। अब ये एक्सचेंज रेट
क्या अनुकूल यानी कि फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल हो सकता है, मतलब अनुकूल और प्रतिकूल। तो अनुकूल और प्रतिकूल विदेशी विनिमय दर का होना इस बात पर डिपेंड करता है हम किस हिसाब से इसको देखते हैं। अगर हम स्वदेशी अपनी देश की मुद्रा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहां पर अगर विनिमय दर अपनी मुद्रा की व्यक्त की जाती है तो गिरती हुई विनिमय दर हमारे देश के अनुकूल होगी। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर $1 बराबर अगर हम 80 रुपए पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो ऐसे में अगर ये $1 बराबर ये हमारा घट के अगर 75 रुपए पे आ जाए तो ये हमारे देश के अनुकूल होगा, क्योंकि हमें विदेशी की तुलना में हमें कम पेमेंट करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पर ये अगर $1 बराबर 81 या 82 रुपए हो जाए तो ये क्या होगा, प्रतिकूल होगा, क्योंकि अब हमें अपनी मुद्रा का मूल्य ज़्यादा देना पड़ेगा। ये घरेलू मुद्रा के मूल्य में। लेकिन मुद्रा का मूल्य अगर विदेशों में व्यक्त होता है, विदेशों में व्यक्त होता है तो विदेशी मुद्रा में प्रकट की जाती है, तो बढ़ता हुआ विनिमय दर हमारे देश के अनुकूल होगा, घटता हुआ प्रतिकूल होगा। कैसे? विदेशी मुद्रा मतलब मान लो $1 बराबर विदेशी मुद्रा का मूल्य कितना होगा, $0.8 है, मानते हैं होगा अलग है, $0.8 है। तो यहां पर अगर यही रेट $1 बराबर ₹1 बराबर $0.85 हो जाए तो ये हमारे देश के अनुकूल होगी, क्योंकि हमें डॉलर ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। वहीं पर इसको अगर $1 बराबर $0.75 हो जाए तो ये हमारे देश के प्रतिकूल होगी। तो अलग अलग तरीके से इसको व्यक्त किया जाता है, अनुकूल और प्रतिकूल एग्जाम में आता भी है। लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि विदेशी विनिमय दरें होती कितनी प्रकार की हैं, क्या होती हैं, अर्थ समझ में आ गया। लेकिन डिसाइड कैसे होता है? जब विदेशी विनिमय दर के निर्धारण की बात करते हैं, निर्धारण के आधार पर कि कैसे तय होता है कि इसके बदले में इतना रुपए का, तो निर्धारण के आधार पर विदेशी विनिमय दर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है स्थिर विनिमय दर, दूसरा है लोचशील यानी कि दूसरा नाम इसका होता है परिवर्तनशील विनिमय दर, ठीक है, लोचशील यानी कि परिवर्तनशील विनिमय दर, और तीसरा है प्रबंधित यानी कि मैनेज फ्लोटिंग, थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है। हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले स्थिर विनिमय दर प्रणाली, इसका मतलब होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जहां पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण सरकार के माध्यम से किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है, और सरकार जब इस विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करती है तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन असंभव होता है, परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए इसको स्थिर विनिमय दर, क्योंकि स्थिर है, एक बार जो तय हो गया सो हो गया, इसमें दूसरी बार कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक सरकार ना चाहे, और सरकार भी बार बार नहीं कर सकती। अब बात करेंगे क्यों नहीं कर सकती, कि सरकार को विदेशी विनिमय दर को निर्धारण करने के लिए कई सारे मानकों का ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर सरकार ने विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कर लिया है और जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो उसको स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। अब मैंने कहा सरकार को कुछ मानकों को ध्यान में रखना पड़ता है, मतलब स्थिर विनिमय दर के निर्धारण के लिए जो मानक होते हैं, जो प्रणाली होती है, वो 2 प्रकार की। एक है विनिमय दर की स्वर्णमार्ग प्रणाली और दूसरा है विनिमय दर की ब्रेटन वुड प्रणाली, जिसके आधार पर सरकार विनिमय दर का निर्धारण कर सकती थी, क्योंकि आज के टाइम में स्थिर विनिमय दर प्रणाली का चलन नहीं है। तो इन दोनों को पढ़े। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली, जिसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। स्वर्णमान प्रणाली के आधार पर एक देश में विदेशी विनिमय का निर्धारण उस देश का 2 देशों के बीच में सोने के मूल्य के आधार पर तय होता था, और ये प्रणाली प्रचलन में थी 1870 से 1914 के बीच में, जहां पर सोने के स्वर्ण मूल्य बहुत ज़्यादा प्रचलन में था और सोने का बहुत ज़्यादा जो है एक्सचेंज होता था एक देश का दूसरे देश के साथ। अब ये प्रणाली कैसे काम करती है एक उदाहरण के साथ समझिए। मानते हम 2 देशों के बीच में हम डॉलर और रुपए के बीच के एक्सचेंज रेट को बात करना चाहते हैं। डॉलर यानी कि यूएसए की बात और रुपए यानी कि भारत की बात, ठीक है। अब लेकिन ये किस बेस में तय होगा, गोल्ड के बेस में। अब ये किस तरह से, मानते हैं कि 10 ग्राम सोने की कीमत, भाई वजन तो चेंज नहीं होगा,
अगर 10 ग्राम सोने की कीमत, ठीक है, अमेरिका में कितना है, ये है हमारा 10 ग्राम सोने की कीमत अमेरिका में है $900। कितना है, $900। वहीं पर 10 ग्राम सोने की कीमत इंडिया में कितने हैं, 72,000 रुपए। मानते एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हालांकि अब कहेंगे सर अभी तो ज्यादा है, बस एक एग्जाम्पल। तो 10 ग्राम सोने की कीमत अमेरिका में है 900 और भारत में है 72,000 रुपए। अब बात करेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ, तो इन दोनों के बीच में डॉलर और रुपए का कंपेरिजन कीजिए। तो सेम सोना यहाँ $900 में और यहाँ पर 72,000 रुपए में। इसको अगर रेशो में कन्वर्ट करते हैं तो 0 से 0 कट गया, तो ये कितना हो गया, 9 एकम 9 और ये 9 अट्ठे 72, मतलब ये हो गया $1 बराबर 80 रुपए। और जब तक सोने का मूल्य नहीं बदलता था, इस एक्सचेंज रेट में भी परिवर्तन नहीं होता था। तो सरकार कहती है कि हम $1 के बदले में 80 रुपए का भुगतान करेंगे। तो यह है स्थिर विनिमय दर प्रणाली। जब तक सोने, अब हालांकि अभी सोने का मूल्य डेली परिवर्तित होता है, क्योंकि अब गोल्ड का जो रेट होता है ना वो मार्केट पर डिपेंड करता है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई पर। लेकिन पहले गोल्ड का रेट सरकार तय करती थी, तो वो भी स्थिर हुआ करता था, इसलिए स्थिर प्रणाली काम करती थी। लेकिन जिस देश में सोना ज़्यादा मिलता था, वहाँ पर सोने का मूल्य कम होता है, उस देश का जो है एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो जाता था। तो ऐसे में दूसरे देशों की दिक्कत, तो इस चीज़ से बचने के लिए बाद में एक समझौता हुआ, और वो समझौता जहाँ पर हुआ वो ब्रेटन वुड्स नाम की जगह थी। इसलिए इस प्रणाली को जो निर्धारित किया गया वो विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विश्व के सभी देश मिलके, क्योंकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यानी कि विश्व बैंक की भी स्थापना हो गई थी, तो विश्व बैंक के नेतृत्व में यहाँ पर जो है ये बात तय किया गया कि हम गोल्ड जो है, गोल्ड स्टैंडर्ड को हम माध्यम ना बन के, क्योंकि ये उस समय की बात है, लगभग 1943-42 की बात है, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, दूसरा जो, और अमेरिका पूरे विश्व में एकदम ताकतवर कंट्री के रूप में आ गई थी। तो ये माना गया था कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रभाव डॉलर का है। तो ऐसे में गोल्ड को बीच में ना रख के, किसको, डॉलर के आधार पर जो है निर्धारण होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। और ये तय किया गया कि अमेरिका की जो डॉलर है $35, 1 आउंस सोने की कीमत $35 पर निर्धारित होगी, और उसी आधार पर प्रत्येक देश को अपने मुद्रा का मूल्य तय करना पड़ेगा। किसके आधार पर, डॉलर के आधार पर। और डॉलर का बेस क्या था, सोना। तो इस आधार पर ब्रेटन वुड्स प्रणाली ने स्टैंडर्ड सिस्टम को जो है फिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, क्योंकि उन्होंने केवल डॉलर को ही बेस रखा, डॉलर के बेस में क्या रखा, गोल्ड में। तो हालांकि बाद में ये प्रचलन इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई तो इसको हटाना पड़ा, और इसकी जगह एक दूसरी प्रणाली आ गई, उसको परिवर्तनशील प्रणाली कहते हैं। लेकिन इस प्रणाली के भी अपने फायदे थे। क्या था कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, क्यों, स्थिर प्रणाली में क्या था ना, रेट स्थिर था। हमें पता है कि आने वाले समय में जल्दी एक्सचेंज रेट में तो कोई परिवर्तन नहीं होना है। जब हमें पता है कि रेट में कोई चेंज नहीं होना है, तो इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना आसान था। तो इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ रहा था, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन मिलती थी। कोई लगता था कि भारत में स्थिति सही है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जल्दी कोई परिवर्तन नहीं होगा तो चलो इन्वेस्ट कर दो, ठीक है ना। पूंजी निर्माण में वृद्धि, आर्थिक नियोजन को सहायता मिली, तीव्र आर्थिक विकास, क्योंकि जब पैसे आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और आर्थिक विकास बढ़ेगी। भुगतान संतुलन को संतुलन बनाने में सहायक प्राप्त हुआ, आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक हुआ। क्यों, क्योंकि मुद्रा का मूल्य स्थिर था। और जब स्थिर विनिमय प्रणाली होती हैं तो भविष्य से रिलेटेड जो जोखिम होता है, रिस्क होता है, वो भी कम होता है। इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेजी से बढ़ती है और देश को फायदा पहुंचता है। लेकिन इस प्रणाली के कुछ अपने दोष भी थे। क्या थे स्थिर विनिमय दर के दोष? ये राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करती है, क्योंकि एक बार निर्धारित हो गया, अगर हमारे देश की स्थिति मजबूत हो रही है तो उसको देश को देखकर इसको परिवर्तित जल्दी नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा दोष ये था कि ये अन्य क्षेत्रों में नियंत्रण कर लेता है और विनिमय दर में अत्यधिक उच्चावचन लेके आता है, ठीक, क्योंकि सोने का रेट बदल जाएगा तो अचानक इसमें परिवर्तन भी आ सकता था। तो ये विनिमय दर की अपने, तो लेकिन इसके फायदे ज़्यादा थे। हालांकि बाद में इसको परिवर्तित हो गया, क्योंकि ब्रेटन वुड्स प्रणाली में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिस आ गई और बहुत ज़्यादा परेशानियां आने शुरू हो गई। तो इस चीज़ के बचने के लिए तय किया गया, नहीं, हम मार्केट पर छोड़ देंगे,
जहां पर सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये एक ऐसी प्रणाली है जहां पर विदेशी विनिमय का दर विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति के द्वारा तय होता है। एक ऐसा बिंदु जहां पर विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति आपस में तय होती है, उसी दर को विदेशी विनिमय दर के आधार पर जाना जाता है। और क्योंकि जो मांग और पूर्ति है वो स्थिर नहीं होती है, मांग और पूर्ति में परिवर्तन होता रहता है। तो मांग, क्योंकि अगर मांग और पूर्ति ऐसा है, ठीक है, कभी मांग ज़्यादा कभी पूर्ति ज़्यादा, ऐसे में जो रेट होता है वो कभी कभी चेंज होते रहते हैं। इसलिए चेंज होते रहना मतलब परिवर्तन, इसलिए इसको लोचपूर्ण या फिर परिवर्तनशील या लोचशील विनिमय दर प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जो बाजार के अधीन होता है, जिसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, जो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट है दो देशों के बीच में। इस प्रणाली के दोष है कि गुण है कि इसकी सरल प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह के बेस का, सोने का, ये भी डॉलर के आधार पर नहीं, ये डिपेंड करता है कि डिमांड एंड सप्लाई कितना है। ये सतत अपने आप समझित होता है। यहाँ पर जो विदेशी विनिमय दर है इसमें निर्धारित करने की जरूरत नहीं, अपने आप होता रहता है, अपने आप ये तय होता है। आरक्षित कोषों की किसी प्रकार की गोल्ड रखने की, रिजर्व रखने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है और संसाधनों का कुशलता उपयोग होता है। अगर आपको विनिमय दर को देश के अनुकूल रखना है तो आपको अपने निर्यात ज़्यादा करने पड़ते हैं, मतलब हम अपने संसाधनों का उचित उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस देश के इस प्रणाली के अपने कुछ दोष भी निकल कर आए, जैसे निम्न लोच, क्योंकि ये बाजार पर होता है तो इसमें सरकार किसी प्रकार के अपने देश के अनुकूल परिवर्तित नहीं कर सकती। अनिश्चितता उत्पन्न होती है, क्योंकि कब आज अगर हमारे देश का अनुकूल हो सकता है कल प्रतिकूल हो जाए, हो सकता है फिर बदल जाए, ये कुछ भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता बनी रहती है, जो रिस्क नहीं लेना चाहता उनके लिए प्रॉब्लम होती है, इसके है दोष है। अब बात होती है निर्धारण आखिर होती कैसे है। लोचपूर्ण विनिमय दर के निर्धारण मैंने बताया था एक ऐसी तरीका है जहां पर इस बात पे देखा जाता है कि देश में विनिमय दर की मांग और विनिमय की पूर्ति कितनी है। जब विदेशी विनिमय को भुगतान करना, अगर हम किसी दूसरे देश को पेमेंट कर रहे हो, हमें किसी दूसरे देश को पैसा देना है, इसका मतलब होता है हम मांग करें, हमें विदेशी, क्योंकि मान लो अमेरिका को देना है तो डॉलर चाहिए, तो हमें अगर डॉलर चाहिए मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम डॉलर की मांग कर रहे हैं। पेमेंट करना है तो मांग बोलते हैं, और अगर विदेशों से हमारे पास पैसा आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राप्ति कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पूर्ति। प्राप्त करना मतलब पूर्ति, हमें सप्लाई हो रही है, हमारे पास डॉलर आ रहे हैं। तो मांग तब करते हैं जब इंपोर्ट करते हैं, और पूर्ति तब होती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास विदेशों से पैसा आता है। तो पैसे का आना और पैसे का जाना इस आधार पर तय होता है। तो बात करेंगे विदेशी विनिमय की मांग कब होती है, मतलब हम विदेशों को भुगतान कब करेंगे। विदेशों को भुगतान तब करते हैं जब विदेशों से कुछ हम इंपोर्ट करें, आयात करें, विदेशों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, विदेशों को गिफ्ट देते हैं, विदेशी मुद्रा में हम सट्टेबाजी करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सौदे करते हैं, विदेशों में घूमने जाते हैं, विदेशों में पढ़ने जाते हैं, विदेशों में इलाज करने जाते हैं। जब भी हम विदेशों में जाते हैं तो हम वहाँ खर्च करके आते हैं। अब विदेशों में जाएंगे तो विदेशी करेंसी खर्च करनी पड़ेगी, इसका मतलब होता है हम फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हमें खर्च करना में चाहिए। तो ऐसे में मांग ऊपर से नीचे, विदेशी विनिमय जितना ज़्यादा होगा मांग उतनी कम होता है, जितना कम होता है विदेशी विनिमय उतनी, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारे पास विदेशी विनिमय आता कहाँ से है, पैसे आते कहाँ से, जब हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, विदेशों को कुछ बेचेंगे तो विदेशों से पैसा आएगा। अमेरिका को बेचेंगे, हम कहेंगे हमें डॉलर दो, ठीक है। गृह देश में विदेशियों द्वारा निवेश, जब विदेशों से हमारे घर में इन्वेस्टमेंट आएगा, विदेशों से क्या आएगा, विदेशों में काम करने वाले रिश्तेदार हमारे घर में पैसे भेजेंगे, उपहार आएगा, भेंट आएगा। जब विदेशी सौदागर सट्टा हमारे देश में लगाएंगे, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौदे से जब प्राप्त होगा, विदेशों से जो लोग घूमने आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, विदेशी जो लोग हमारे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, विदेशों से हमारे यहाँ पर इलाज करने आते हैं, विदेशी कंपनियाँ जो भारत की कंपनी विदेशों में काम करती है वहाँ से अपने कंट्री में प्रॉफिट भेजते हैं, तो इन सब में देश में विदेशी मुद्रा का प्रचलन बढ़ता है, उसको विदेशी पूर्ति कहते हैं। और ये पूर्ति ऊपर की ओर चढ़ता होता है इस तरह से। जब एक ऐसी स्थिति जहां पर विदेशी विनिमय की बात करेंगे, विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति, जब ये दोनों ही आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसी बिंदु पर
विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। ये रहा आपका मांग वक्र विदेशी विनिमय दर की, और ये है विदेशी विनिमय की पूर्ति वक्र, और जिस बिंदु पर ये निर्धारित हुआ बिंदु ई, इसी बिंदु पर हम निर्धारित करेंगे विदेशी विनिमय दर का। ठीक है, ये हो गया। अब ये तय हो गया, अगर सप्लाई में चेंज हुआ तो विदेशी विनिमय कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ गई तो विदेशी विनिमय दर बढ़ जाना। मतलब ये सब कुछ इस सप्लाई और डिमांड पर होता है। अगर इसमें चेंज होता है तो विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब ये है प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली, मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मैनेज फ्लोटिंग। अब हालांकि ये एक ऐसा है जहां पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण मार्केट में होता है, इसलिए फ्लोटिंग बोलते हैं। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार में तो होता है, लेकिन सरकार एक सीमित रूप से इसको क्या कर सकती है? मैनेज कर सकती है, प्रबंधित कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। मान लेते हैं कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है $1 बराबर ₹82.50। सरकार को लगता है कि ये तो ज़्यादा है, हमारे देश के हिसाब से तो नहीं है, तो सरकार अपने हिसाब से इसको मैनेज करके $1 बराबर 80 रुपये तक लाती है। तो इसको बोलते हैं मैनेज करना। तय तो होता है विदेशी विनिमय बाजार में, लेकिन निर्धारण सरकार कुछ थोड़े हिस्से में अपना कुछ चेंज कर सकती है अपने हितों को देखते हुए, तो इसलिए मैनेज फ्लोटिंग नाम दिया जाता है। और आज के टाइम में यही होता है, सरकार थोड़ा बहुत इसको कम ज़्यादा कर सकती है। सरकार अपने देश के अनुरूप इसको निर्धारण करती है, इसलिए इसको गंदी विनिमय दर प्रणाली भी के नाम से बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग के नाम से जाते हैं। क्या बोलते हैं? डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अब ये पूरा टॉपिक हो गया विनिमय दर। आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन लगा हो कि लगता है कुछ डाउट रह गया तो बताइए, कुछ पॉइंट रह गया तो वो ही बताइए। अदरवाइज आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में जल्दी से। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।